सो रीडिंग पैसेज 1 है द सीक्रेट ऑफ स्टेइंग यंग। क्वेश्चन 1 से 8 है, यूज वन वर्ड ओनली। सो फर्स्ट है फोकस्ड ऑन ए टोटल ऑफ डैश डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ एंट्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, ये किसकी रिसर्च है? गिराल्डो की। तो यहाँ पे है गिराल्डो। सो फोकस्ड ऑन एंट्स ऑफ 4 एज रेंजेस। सो कितने डिफरेंट एज ग्रुप्स थे? सो फोकस्ड ऑन एंट्स एट 4 एज रेंजेस, तो ये सारे एज रेंजेस थे। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है हाउ वेल एंड्स लुक आफ्टर देयर डैश। तो ये यहाँ पे है गरिल्डो वॉच्ड हाउ वेल एंड्स लुक आफ्टर देयर लुक टू केयर ऑफ देयर यंग्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा यंग्स। नेक्स्ट है देयर एबिलिटी टू लोकेट। कुछ किस चीज़ को लोकेट करते थे? डैश को, यूजिंग ए सेंट ट्रेल। सो किसी सेंट का पीछा करते हुए। So she compared 20-day-old and 95-day-old ants following the scent that the insects usually leave to mark a trail to food. So उसने कंपेयर किया है इन दोनों एज ग्रुप्स का, जो सेंट को फॉलो करते थे, जो इंसेक्ट्स यूजली लीव कर दी थी, टू मार्क द ट्रेल ऑफ फूड। सो बेसिकली वो फूड को लोकेट करते थे। नेक्स्ट है बिहेवियर में द इफेक्ट दैट डैश हैड ऑन देम। सो इफेक्ट जो डैश डालता था उन पे। सो यहाँ पे देखिए शी टेस्टेड हाउ एंट्स रिस्पॉन्डेड टू लाइट। सो वो कैसे लाइट को रिस्पॉन्ड करते थे। सो लाइट का इफेक्ट क्या होता था उन पे। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा द फैक्ट दैट लाइट हैड ऑन देम। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डैश दे अटैक्ड प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। सो यहाँ पे अगर देखें व्हेन इट केम टू रिएक्टिंग टू प्रे, तो जब हम रिएक्टिंग की बात करें प्रे पर, वो कैसे रिएक्ट करते थे? द ओल्डर एंड्स अटैक्ड द पुअर फ्रूट फ्लाई जस्ट एज अग्रेसिवली एज द यंगर वंस डिड। तो जो बुजुर्ग एंट्स थी वो भी उतने ही अग्रेसिवली मतलब गुस्से से वो फ्रूट फ्लाई पे अटैक करते थे जैसे कि जो यंग वंस हैं वो अटैक करते थे। सो हाउ अग्रेसिवली दे अटैक्ड प्रे। नेक्स्ट ब्रेन की बात हो रही है। कंपैरिजन बिटवीन एज एंड डैश। सो एज और डैश के बीच में कंपैरिजन था ऑफ डाइंग सेल्स इन द ब्रेन ऑफ आंट्स। आंट्स के ब्रेन में इन दोनों के, एज और डैश के डाइंग सेल्स जो हैं एज और डैश के, उसमें कंपैरिजन था। तो यहाँ पे अगर देखें गरीलो कंपेयर्ड ब्रेन ऑफ 20-year-old एंड 95-year-old एंड, यहाँ पे ओल्ड आएगा एंड, आइडेंटिफाइंग एनी सेल्स दैट वर क्लोज टू डेथ। तो वो आइडेंटिफाई करती थी कोई भी सेल जो मरने वाला है। शी सॉ नो मेजर डिफरेंस विद एज नॉर वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द लोकेशन ऑफ द डाइंग सेल। तो ना ही किसी में एज में डिफरेंस था और ना ही किस में डिफरेंस था, लोकेशन जो सेल डाई कर रहे थे। सो इसलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे 6 का वो आ जाएगा लोकेशन। 7th है कंडीशन ऑफ सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये एक टर्म हम ढूंढेंगे। एरियाज इन विच डैश मीट का मतलब मिलना। सो ऐसा एरिया जहाँ पे डैश मीट करते थे इन द ब्रेन्स मशरूम बॉडीज। तो यहाँ पे हमारे पास है कॉम्प्लेक्सेस विद इन दी स्ट्रक्चर्स रीजन्स वेयर न्यूरॉन्स कम टुगेदर। तो जहाँ पे न्यूरॉन्स क्या होते थे, इकट्ठे होते थे। कम टुगेदर मतलब मीट, तो हमारा आंसर आ जाएगा न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है लेवल ऑफ 2 डैश इन द ब्रेन एसोसिएटेड विद एजिंग। सो दो ऐसी चीज़ों का लेवल जो एसोसिएटेड मतलब कनेक्टेड थे, किससे कनेक्टेड थे? एजिंग से। यहाँ पे द आएगा। द ओल्ड एंट्स डिडंट एक्सपीरियंस एनी ड्रॉप इन द लेवल्स ऑफ ईदर सेरोटोनिन एंड डोपामिन। ये क्या है? ब्रेन केमिकल्स हैं दो। कौन से? सेरोटोनिन और डोपामिन। ये दो ब्रेन केमिकल्स हैं। उस डिक्लाइन ऑफन कोइंसाइड विद एजिंग, जो कि किसके साथ रिलेटेड थे? एजिंग के साथ। सो लेवल ऑफ 2 केमिकल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है। सो ये टाइप की जो एंट्स हैं आर ओनली नोन एनिमल्स। ये इकलौते हम जानते हैं ये एनिमल्स हैं, ओनली नोन एनिमल्स विच रिमेन एक्टिव, जो एक्टिव रहते हैं ऑलमोस्ट देयर होल लाइफ, पूरी अपनी लाइफ में। सो इकलौते ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हम जानते हैं कि वो एक्टिव रहते हैं होल लाइफ। लेकिन हम अगर यहाँ पे पढ़ें निग्ड मोल रैट्स, जो रैट्स होते हैं ये वाले
कैन लिव ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, ये 30 साल तक रहते हैं, एंड स्टे फिट फॉर नियरली देयर एंटायर लाइफ, और ये अपनी एंटायर लाइफ क्या रहते हैं, फिट रहते हैं। तो ये एक्टिव हो गए फिर। तो इसकी वजह से इन्होंने बोला था सिर्फ एंट रहते हैं एक्टिव होल लाइफ, यही हमें सिर्फ पता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है रैट्स भी थ्रू आउट एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉल्स। नेक्स्ट है यासिब गरेल्डो वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन था टू स्टडी एंट्स, ये वाली जो खास तरह की एंट्स थी, यूजिंग प्रिसाइज डाटा अबाउट द इंसेक्ट्स एज। सो जिसके पास प्रिसाइज का मतलब एग्जैक्ट डाटा था किसके बारे में, एंट की एज के बारे में। सो ये फर्स्ट पर्सन थी जिसने जिसने एंट्स को स्टडी किया, जिसके पास एग्जैक्ट डाटा था इंसेक्ट्स की एज का। तो यहाँ पे देखिए, अनलाइक ऑल प्रीवियस स्टडीज विच ओनली एस्टिमेटेड हाउ ओल्ड द एंड्स वर, जितनी भी प्रीवियस स्टडीज थी ना उनके पास सिर्फ एस्टिमेट था कि एंट की एज क्या है। सो उनके जैसा नहीं थी ये स्टडी, अनलाइक मतलब उनके जैसी नहीं थी। हर वर्क ट्रैक्ड द एंट्स फ्रॉम द टाइम द प्यूपेन बिकेम अडल्ट, सो शी न्यू देयर एग्जैक्ट एज। तो उसका जो ट्रैकिंग था एज का, वो शुरू होता था एंट का जब वो अडल्ट प्यूपेन से, मतलब बच्चे से जैसे वो अडल्ट जैसे ही बने, तो वहीं से उसको शी न्यू देयर एग्जैक्ट एज, तो उसके लिए उसको एग्जैक्ट एज पता होती थी। तो इसका मतलब इसको तो एग्जैक्ट एज पता थी, लेकिन इससे पहले जो ऑल प्रीवियस स्टडीज़ थी वो एस्टिमेटेड थी कि एज की एंट की एज कितनी है। सो वो एस्टिमेशन था, इसलिए ये हमारा ये आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि इससे पहले जो थी वो एंट की एज का एस्टिमेशन पे स्टडी करती थी, लेकिन इसको गरेल्डो को एग्जैक्ट एज का पता था। 11th क्वेश्चन है द एंट्स, जो एंट्स थी इन गरेल्डोज एक्सपेरिमेंट, गरेल्डो के एक्सपेरिमेंट में बिहेव्ड एज शी हैड प्रिडिक्टेड दैट दे वुड। तो एंट्स ने बिहेव किया, वैसा ही बिहेव किया जैसा गरेल्डो के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बिहेव किया, वैसा जैसे वो उसने प्रिडिक्ट किया था कि उसे बिहेव करना चाहिए। मतलब जैसा गरेल्डो ने सोचा कि एंट्स बिहेव करेंगी, एंट्स ने वैसा ही बिहेव किया। क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है? सो यहाँ पे अगर हम पढ़ें गरेल्डो ने एक्सपेक्ट किया दैट ओल्डर एंट्स टू परफॉर्म पुअरली इन ऑल दीज टास्क्स। तो जो बुजुर्ग एंट्स थी वो खराब परफॉर्म करेंगी, उसने ये एक्सपेक्ट किया। सो साफ साफ लिखा है। बट हुआ क्या, द एल्डरली इंसेक्ट्स वर ऑल गुड केयरटेकर्स एंड ट्रेल फॉलोअर्स। 95-year-old ant could track the scent even longer than their younger counterparts. तो उसने तो सोचा था कि वो पुअरली परफॉर्म करेंगी, लेकिन ये जो एल्डरली एंट्स थी ये तो पुअर से भी यंगर से भी बेटर परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि वो सेंट को भी लॉन्गर देर तक, यंगर काउंटर पार्ट से भी लॉन्गर देर तक सेंट को ट्रैक कर सकती थी, और वो अच्छे केयर टेकर भी थे एल्डरली इंसेक्ट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो पोरली परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये बेटर परफॉर्म कर रही थी एंड्स। 12th क्वेश्चन है द रीसेंट स्टडी ऑफ बीज, जो बीज की रीसेंट स्टडी है यूज्ड डिफरेंट मैथड्स, उसने डिफरेंट मैथड्स यूज़ किए ऑफ मेजरिंग एज रिलेटेड डिक्लाइन। सो एज रिलेटेड डिक्लाइन को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए रीसेंट स्टडी ऑफ बीज ने। सो यहाँ पे बीज की बात तो हुई है, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए गए हैं उसके लिए, तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। सो इसलिए हम ये आंसर लिखेंगे नॉट गिवन। 13th क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर जो एंड्स थी, चींटियाँ थी, केप्ट इन लेबॉर्ट्री, जो लेबॉर्ट्री में थी, लेबॉर्ट्री कंडीशंस, टेंड टू लिव लॉन्गर लाइफ्स। तो जनरली ये लंबी लाइफ जीती थी। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, इफ़ द एंट्स डजेंट डिटीरियोरेट विद एज, अगर एंट्स एज के साथ साथ उनकी अगर वो डिटीरियोरेट होता है कि ख़राब होना धीरे धीरे, उनकी सेहत अगर ख़राब नहीं हो रही, तो वाई डू दे डाई एट ऑल, तो वो मरती क्यों हैं? सो आउट इन द वाइल्ड द एंट्स प्रोबेबली डोंट लिव फॉर ए फुल 140 days थैंक्स टू प्रेडेटर। तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि जब वो जंग बाहर हैं, वाइल्ड में हैं, मतलब बाहर हैं, तो जो एंट्स हैं वो अपने फुल, क्योंकि एंट की लाइफ होती है 140 दिन की, वो फुल 140 दिन जीते ही नहीं है थैंक्स टू प्रेडेटर। मतलब किसकी वजह से नहीं जीते? प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स कौन होता है? शिकारी।
सो यहाँ डिजीज, बीमारी की वजह से, एंड जस्ट बीइंग एन एनवायरनमेंट दैट इज़ मच हार्शर देन द कंफर्ट्स ऑफ द लैब। और वो उस इन्वायरमेंट में रहती हैं, बीइंग इन एन एनवायरमेंट मतलब उस इन्वायरमेंट में होती हैं वो, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्श है। वो लैब के कंफर्ट में नहीं होती, क्योंकि लैब में तो बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया जो लैब में है वहाँ पे इन्वायरमेंट कंफर्टेबल है, तो वो लंबे समय तक जी सकती है। लेकिन बाहर है, उनको कोई डिजीज़ हो सकती है, उनको प्रेडेटर्स खा सकते हैं, शिकारी खा सकते हैं, तो इसलिए वो 140 दिन पूरा नहीं जीती। इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा ट्रू। सो जो लैब में आंट्स रहती हैं, क्योंकि उनको कोई खाएगा नहीं, हार्श इन्वायरमेंट नहीं होगा उनको, तो इसलिए वो लंबे समय तक जिएंगी। सो आंसर आ जाएगा ट्रू। सेकेंड पैसेज है वाई जूज आर गुड। क्वेश्चन नंबर 14 है ए रेफरेंस टू हाउ क्विकली एनिमल स्पीशीज कैन डाई आउट। तो कितनी जल्दी एनिमल स्पीशीज मर जाते हैं, तो इसकी रेफरेंस कहाँ पे है? अगर हम बी पैराग्राफ पढ़ें, सो जू एड करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है उनको बचाना। बहुत सारे कोलोसल होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीशीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। एक्सटिंक्ट होता है ख़त्म हो जाना। सो बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जो वो ख़त्म हो जाते हैं पूरी दुनिया में। एंड मैनी मोर आर इंक्रीजिंगली थ्रेटन्ड। और बहुत सारे क्या है, थ्रेटन्ड हैं, मतलब वो जल्दी ही रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड सम ऑफ दीज कलैप्स हैव बीन सडन, ड्रामेटिक एंड अनएक्सपेक्टेड। और कुछ ये जो कलैप्स हैं, कलैप्स मतलब ढह जाना या ख़त्म हो जाना, ये इतने सडन, ड्रामेटिक और अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बहुत सडन, अचानक ही हो जाते हैं। एंड वर सिंपली डिस्कवर्ड वेरी लेट इन द डे। बट उनको पता बहुत देर के बाद लगता है कि, मतलब पता ही हमें बहुत देर बाद लगता है कि हाँ वो ख़त्म हो गए, लेकिन वो सडन, ड्रामेटिक और अनएक्सपेक्टेडली वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे 14th की जो रेफरेंस है, सो हाउ क्विकली एनिमल स्पीशीज कैन डाई आउट, वो सडनली एकदम डाई हो जाते हैं, ड्रामेटिकली, अनएक्सपेक्टेडली। तो ये हमें इंफॉर्मेशन किस में मिलती है? बी में। 15th क्वेश्चन है रीजन, ऐसा रीजन वाई इट इज़ प्रेफरेबल, ये प्रेफर किया जाता है टू स्टडी एनिमल्स, एनिमल्स को स्टडी करना इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है पिंजरे में या कहीं जगह, जैसे जू हो गया, वो कैप्टिविटी में रहते हैं जानवर, रेदर देन इन द वाइल्ड। उन्हें बाहर जो खुला है या जो जंगल है वहाँ पे उनको नहीं स्टडी करते। प्रेफर क्यों करते हैं कि वो उनको कैप्टिविटी में स्टडी करें? सो यहाँ पे देखें अगर ई पैराग्राफ में, बीइंग एबल टू अंडरटेक रिसर्च ऑन एनिमल्स इन जू वेयर देर इज लेस रिस्क एंड फ्यूअर वेरिएबल्स मीन्स रियल चेंजेस कैन बी अफेक्टेड ऑन वाइल्ड पॉपुलेशन। एनिमल्स इन जूज, जो एनिमल्स हैं जू में, वहाँ पे रिसर्च करना क्यों आसान है? क्योंकि देर इज़ लेस रिस्क एंड फ्यूअर वेरिएबल्स, वहाँ पे एक रिस्क कम है और कम वेरिएबल्स हैं जिसमें, जहाँ पे चेंजेस मतलब उनको इफेक्ट कर सकते हैं। तो लेस रिस्क से भी हमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों प्रेफर किया जाता है कि एनिमल्स की स्टडी हो कैप्टिविटी में, मतलब जू में, वाइल्ड में नहीं। सो आंसर हमें ये किस में मिला? ई में। 16th क्वेश्चन है मेंशन ऑफ 2 वेज ऑफ लर्निंग अबाउट एनिमल्स। सो 2 तरीके बताए गए हैं किसके बारे में? लर्निंग अबाउट एनिमल्स अदर देन विजिटिंग देम इन जू। जू के अलावा 2 और तरीके लर्निंग अबाउट एनिमल्स। तो ये तो है, जू ऑल्सो प्रोवाइड एजुकेशन, जू एजुकेशन तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन जू के अलावा और 2 ऑप्शंस क्या हैं? While it is true that television documentaries are becoming even more detailed and impressive, and many history specimens are on display in museums। तो एक तो हो गया टेलीविजन पे हम देख सकते हैं, दूसरा क्या हो गया? म्यूजियम्स में हम देख सकते हैं। सो ये 2 ऑप्शंस और हो गए। सो इसलिए हमारा ये जो आंसर आया, इसका क्या आंसर आया? सी। 17th क्वेश्चन है रीजंस व्हाई एनिमल इन जूज में बी हेल्दियर देन दोज इन द वाइल्ड। जो जू में एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? हेल्दियर होते हैं जो जंगल में होता है उनसे। सो ए पैराग्राफ में अगर हम देखें, मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल लिविंग इन जूस और वाइल्ड लाइफ पार्क्स टू हैव ए क्वालिटी ऑफ लाइफ एज हाई एज और हायर देन इन द वाइल्ड। तो जो जू में रहते हैं ना एनिमल्स, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो या तो बराबर या फिर उनसे भी बेटर होती है, वाइल्ड से भी ज़्यादा। Animal in good zoos get a variety and high quality diet with all the supplements required and any illness may be they might have will be treated। तो इसलिए हम कह सकते हैं
कि जो एनिमल्स जो जू में होते हैं वो हेल्दियर होते हैं वाइल्ड से। तो ये हमें आंसर मिला ए में, क्योंकि उनको अच्छी डाइट मिलती है, सप्लीमेंट्स मिलते हैं, उनकी इलनेस को भी ट्रीट किया जाता है, इसलिए वो हेल्दियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 से लेकर 22 तक, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। 18th क्वेश्चन है, ऑल एन एनिमल इज लाइकली टू लिव लॉन्गर इन ए जू देन इन द वाइल्ड। तो जो एनिमल है कोई भी जो जू में रहता है तो वो लंबे समय तक रहेगा, कहाँ पे, वाइल्ड की बजाय। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम देखें, मैनी स्पीशीज जो रहते हैं जू में, इनको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है जो वाइल्ड से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इनको अच्छी डाइट मिलती है, सप्लीमेंट्स मिलते हैं, और इनकी इलनेस को भी ट्रीट किया जाता है। सो ऑन दैट बेसिस हमें ये बोल सकते हैं कि ये आंसर क्या है, ट्रू, वो live longer in zoo than in the wild. 19th है, there are some species in zoo which can no longer be found in the wild. So कुछ species हैं zoo में तो वह हैं लेकिन वो wild में नहीं है, which can no longer be found in the wild, लेकिन वो wild में नहीं मिलते। तो a good number of species only exist in captivity with many of these living in zoos. तो बहुत सारे जो species हैं वो कैप्टिविटी में रहते हैं। सो कैप्टिविटी होता है पिंजरे में, और ज़्यादातर उनमें से कहाँ रहते हैं, जू में। तो मतलब वो ओनली एग्जिस्ट इन कैप्टिविटी, मतलब वो सिर्फ पिंजरे में मिलेंगे और ज़्यादातर जू में ही मिलेंगे, मतलब वो और कहीं नहीं मिलते। तो इसलिए ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। सो 20th क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट्स, किसमें इम्प्रूवमेंट्स, इन द क्वालिटी ऑफ टीवी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज। जो टीवी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज है ना, इनकी इम्प्रूवमेंट हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ जू विजिटर्स। तो इनसे जो नंबर ऑफ जू विजिटर्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्री की बात हुई है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन यहीं से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इससे जो जू विजिटर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। सो इसलिए ये हमारा आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। सो 21st क्वेश्चन है, जूज हैव ऑलवेज मतलब हमेशा, एक्सेल्ड मतलब वो आगे रहे हैं, बढ़ चढ़ के मतलब आगे रहे हैं, एट ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन देने में, अबाउट एनिमल्स टू द पब्लिक, एनिमल्स के बारे में पब्लिक को एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफ़र करने में हमेशा आगे रहे हैं, एक्सेल्ड किया है जूज ने। तो यहाँ पे अगर देखें, देयर इज़ ऑल्सो द एजुकेशन दैट कैन टेक प्लेस मतलब हो सकती है। सो एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, कैन टेक प्लेस इन जूज में, किससे, थ्रू साइंस, टॉक्स, प्रेजेंटेशंस विच डायरेक्टली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू विजिटर्स अबाउट द एनिमल्स दे आर सीइंग एंड देयर प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं विजिटर को। लेकिन दिस वाज एन एरिया वेयर जूज यूज्ड टू बी लैकिंग। लेकिन इससे हमें, ये वो एरिया है जिसमें जू लैक करते थे, मतलब वो अच्छी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कर ही नहीं पाते थे पहले। तो ये हमेशा से वो एक्सेल करते थे इसमें, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में पब्लिक को एनिमल्स के बारे में। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो पहले वो लैक करते थे, अब शायद इंफॉर्मेशन देते होंगे, बट नाउ दे आर इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड इन देयर कम्युनिकेशन एंड आउटरीच वर्क। बट पहले तो ऐसा नहीं था, इसलिए ये हो गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑलवेज वो अच्छे थे। 22nd क्वेश्चन है, स्टडिंग एनिमल्स इन जू। ठीक है, जो स्टडी करते थे एनिमल्स को जू में, इज लेस स्ट्रेसफुल, वो लेस स्ट्रेसफुल था फॉर द एनिमल्स, जानवरों के लिए लेस स्ट्रेसफुल था, देन स्टडिंग देम इन द वाइल्ड की बजाय। तो जानवरों के लिए कम स्ट्रेसफुल था, ये हमें नहीं पता। जैसे यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे देर इज़ लेस रिस्क, तो रिस्क था क्योंकि उनको उन पर रिसर्च होती थी जूज में। लेकिन ये तो लोगों के लिए था, जानवरों के लिए जो रिसर्च करते थे उनके लिए तो लेस रिस्क था, मतलब लेस स्ट्रेसफुल होगा। लेकिन जानवरों के लिए वो लेस स्ट्रेसफुल था या नहीं था, ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, सो इसलिए ये हमारा आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 एंड 24। क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड अबाउट जू स्टाफ इन द टेक्स्ट। सो जू के स्टाफ के बारे में किस चीज़ की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैनी जूज ऑल्सो वर्क डायरेक्टली टू एजुकेट कंजर्वेशन वर्कर्स होते हैं जैसे जो एनिमल्स को बचा के रखते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो जाए दुनिया से। तो अब वो जो जूज हैं वो डायरेक्टली किसको एजुकेट करते हैं, कंजर्वेशन वर्कर्स को। तो इसलिए तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सम टीच पीपल हु आर इन्वॉल्व विद कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। तो जो जू हैं उनके स्टाफ वो किसको टीच करते हैं, लोगों को जो किस में इन्वॉल्व हैं, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में। उसके अलावा
सो जो कीपर्स हैं, एनिमल कीपर्स हैं जो जूज हैं, वो सेंड देयर एनिमल कीपर्स, जो स्टाफ है उसको कहाँ पे भेजता है? अब्रॉड, टू कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज एंड स्किल टू दोज वर्किंग इन जूज एंड रिजर्व्स। तो वो उनको अब्रॉड भेजते हैं, तो ताकि वो बाकी जो जूज हैं या रिजर्व्स हैं जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है उसमें अपनी नॉलेज और स्किल को प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें बी आंसर, सम ट्रेवल टू ओवरसीज लोकेशन टू जॉइन टीम इन जूस। सो हमारा आंसर आ जाएगा बी। सो इसलिए हमारा आंसर आ गया बी एंड डी। 25 से 26 क्वेश्चन है, विच टू ऑफ दीज बिलीव्स अबाउट जूस डज द राइटर मेंशन इन द टेक्स्ट। तो हमें बिलीव्स के बारे में बताना है कि जू के बारे में कैसे बिलीव्स है। सो एफ पैराग्राफ में लिखा है, इन कंक्लूजन कंसिडरिंग द मैनी ऑनगोइंग ग्लोबल थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट, बहुत सारे ग्लोबल थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट को, उसको कंसिडर में करते हुए, इट इज़ हार्ड फॉर मी टू सी जूस एज एनीथिंग अदर देन एसेंशियल टू द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ न्यूमरस स्पीशीज। तो मेरे लिए भी, मतलब ये मैं इसको इन्वायरमेंट थ्रेट से अलग नहीं समझता, मेरे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि जो बहुत सारे स्पीशीज़ हैं उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो सके, यही ज़रूरी है। दे आर वाइटल नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एनिमल्स बट एज ए मीन्स ऑफ लर्निंग अबाउट देम टू एड दोज एनिमल स्टिल इन द वाइल्ड। ये सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, उनके बारे में सीख कर जो वाइल्ड में हैं उनको हेल्प करने के लिए भी है, एज वेल एज एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग द जनरल पॉपुलेशन। सो इसके अलावा एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जनरल पॉपुलेशन को अबाउट दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के बारे में, एंड देयर वर्ल्ड, उसके वर्ल्ड के बारे में, सो दैट दे कैन असिस्ट एट लीस्ट और एटलीस्ट एक्सेप्ट द नीड टू बी मोर इन्वायरमेंटली कॉन्शियस, ताकि वो हेल्प कर सकें या कम से कम अवेयर तो हो जाएं कि इन्वायरमेंटली कॉन्शियस तो हो जाएं। विदाउट देम, उनके बिना, किन के बिना? एनिमल्स के बिना, द वर्ल्ड वुड बी एंड वुड इंक्रीजिंगली बिकम ए मच पुअरर प्लेस। इनके बिना तो बहुत गरीब हो जाएंगे, मतलब बहुत ख़राब प्लेस हो जाएगी ये। तो इसके बारे में अगर देखें तो कौन से दो बिलीव्स बताएं जू के बारे में? दे कैन हेल्प चिल्ड्रन ओवरकम देयर फियर। सो बच्चे ओवरकम कर लेंगे देयर फियर ऑफ वाइल्ड, तो ऐसा नहीं है। दे कैन इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इशूज, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें एजुकेट करेंगे किसको? जनरल पॉपुलेशन को अबाउट एनिमल्स एंड वर्ल्ड, और कम से कम वो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, एनवायरमेंटली कॉन्शियस हो जाएंगे। सो दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द रेंज ऑफ प्रोफेशन। सो एम्प्लॉयमेंट की बात इसमें नहीं हुई कि वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। इट कैन जनरेट इनकम टू सपोर्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नहीं, इनकम की बात नहीं की कहीं पे भी, ऐसा नहीं होगा कि इनकम आएगी। इट कैन रेज एनिमल्स विच कैन लेटर बी रिलीज इन टू द वाइल्ड। तो ये हो सकता है रेज एनिमल, मतलब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है और उनको फिर दोबारा रिलीज करना वाइल्ड में, तो उनकी प्रोटेक्शन करनी है, सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन नहीं करनी, तो उन बट इट इज़ बट एज ए मीन्स टू ऑफ लर्निंग अबाउट देम टू एड दोज स्टिल इन द वाइल्ड। तो उससे हमें सीखना भी है और जो वाइल्ड में है उसको हेल्प भी करनी है, क्योंकि बाकी सारे हमारे ऑप्शंस कैंसिल हो गए, इसलिए हमारे जो दो ऑप्शंस बचते हैं वो ये हैं बी एंड ई। नेक्स्ट हम थर्ड पेज से स्टार्ट करेंगे और 27 से 23 तक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। रॉशमैन एंड हर कलीग्स, जो रॉशमैन थे और उसकी जो कलीग्स थे, वर द फर्स्ट पर्सन, वो क्या थे? फर्स्ट पर्सन थे या पीपल थे टू रिसर्च द प्रॉब्लम्स ऑफ मरीन डेब्रीज, जो मरीन डेब्रीज की प्रॉब्लम थी वो ढूंढने में। तो मरीन हो गया समुंदर, सी, या इसको ओशन बोल सकते हैं। डेब्रीज होता है कूड़ा करकट या मलबा, जैसे कोई बिल्डिंग गिर जाए तो उसके बाद जो नीचे मलबा बचता है उसको हम डेब्रीज बोलते हैं, और यहाँ पर ये कूड़ा करकट हो सकता है, ठीक है, जो समुद्र में कूड़ा करकट होता है वो, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च करने वाले ये पहले थे, फर्स्ट पीपल थे। यहाँ पे अगर देखें, plenty of studies have sound alarm bells about the state of marine debris। marine debris का क्या स्टेट है, क्या दृश्य है उसका, इसके बारे में बहुत सारे स्टडीज़ ने साउंड अलार्म बेल्स मतलब वार्निंग्स दी हैं, मतलब ये बहुत ख़राब है। इन द रीसेंट पेपर पब्लिश इन द जर्नल इकोलॉजी, रॉचमैन एंड हर कलीग्स सेट आउट टू डिटरमिन हाउ मैनी ऑफ दोज परसीव्ड रिस्क्स आर रियल। इसका मतलब इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की डेब्रिस के ऊपर, ये तो सिर्फ ये कर रहे थे, डिटर्मिन कर रहे थे कि जो दोज परसीव्ड रिस्क्स हैं, इन्होंने जो बताया कि डेब्रिस का ये हाल है मैरीन में, तो उसका वो सच है कि झूठ है। लेकिन इन्होंने, ये फर्स्ट पर्सन नहीं थे जिन्होंने प्रॉब्लम्स को मेजर किया।
ठीक है, सो इसलिए हमारा ये आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी रिसर्च हो चुकी थी। उन्होंने बताया था डेब्रिस का ये रिस्क है, ये रिस्क है, ये इन्होंने सिर्फ ये देखा कि वो रियल है कि नहीं। 28th क्वेश्चन है, द क्रिएचर्स, कौन से क्रिएचर्स मतलब सी एनिमल्स, मोस्ट इन डेंजर, सबसे ज़्यादा जिनको डेंजर था, फ्रॉम ओशन ट्रैश, ट्रैश वही समुद्र का जो डेब्रिस था, ट्रैश हो गया, गंदगी हो गया, वॉज आर सर्टन सी बर्ड्स। सो जो सबसे ज़्यादा क्रिएचर्स जो सबसे ज़्यादा डेंजर में थे ओशन ट्रैश से, वो कौन थे? सी बर्ड्स। तो यहाँ पे हम अगर देखें, वहाँ यहाँ पे सी बर्ड्स की बात की है, और ये भी क्या है कि बोला गया है कि ये प्लास्टिक बैग्स की वजह से इनको दिक्कत होती है, लेकिन ये इनका कंपैरिजन नहीं हुआ कि ये बाकी जितने भी हैं उन सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम हुई थी, या ये सबसे ज़्यादा डेंजर में थे। मे बी ये डेंजर में हो भी सकते हैं, मे बी डेंजर में नहीं भी हो सकते, इसलिए हम ये नॉट गिवन आंसर देंगे, क्योंकि मे बी इनसे ज़्यादा भी कोई मतलब और भी खतरे में हो सकता है। इन्होंने तो फिर एक एग्जाम्पल ली थी इसकी, लेकिन ये नहीं बताया कि सबसे ज़्यादा डेंजर में सी बर्ड्स ही हैं। 29th क्वेश्चन है, द स्टडीज रॉचमैन हैज़ रिव्यूड, जो स्टडीज रॉचमैन ने की थी ना, हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, हैव ऑलरेडी प्रूव्ड मतलब उसने प्रूव कर दिया था, दैट पॉपुलेशन ऑफ सम सी बर्ड्स, कुछ जो सी बर्ड्स की पॉपुलेशन है ना, विल सून बिकम एक्सटेंट, कि वो ख़त्म हो जाएगी। ये प्रूव कर दिया था रॉचमैन ने, जो रिव्यू की थी स्टडी, उसने हैज़ ऑलरेडी प्रूफ। लेकिन यहाँ पे लिखे देखे, बट द ट्रुथ वॉज दैट, सच्चाई ये थी, नो बडी हैड येट टेस्टेड दोज परसीव थ्रेट्स, किसी ने भी अभी इन थ्रेट्स को टेस्ट नहीं किया था। रॉचमैन ने कहा, देर वॉजेंट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो मतलब फिर ये तो गलत हो गया। तो कहाँ प्रूफ हुआ उसकी रिसर्च ने, मतलब उसने जो रिव्यू का था उससे पता ही नहीं चला कि अभी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये हम बोल ही नहीं सकते कि ये सी बर्ड्स डेफिनेटली ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। सो ये हो गया फॉल्स। 30th क्वेश्चन है, रॉचमैन जो था, रॉचमैन एनालाइज्ड, उसने एनालाइज किए, क्या किए एनालाइज? पेपर्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स कॉज्ड बाय ओशन ट्रैश, मतलब जो मरीन डेब्रीज है, उसे कई तरह के डेंजर्स जो दिए थे पेपर्स में, उनको एनालाइज किया। तो यहाँ पे अगर देखें, रॉचमैन एंड हर कलीग्स एग्जामिन्ड का मतलब हो गया एनालाइज्ड। क्या एनालाइज किया है इसने? हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स, उसने पेपर एनालाइज किए ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मरीन डेब्रीज, मरीन डेब्रीज हो गया ओशन ट्रैश, दैट वर पब्लिश इन 2003। उन्होंने बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज किया। विद इन ईच पेपर, हर एक पेपर में, दे आस्क्ड व्हाट थ्रेट्स साइंटिस्ट हैड स्टडीड, तो कितने थ्रेट्स साइंटिस्ट ने स्टडी किए थे उस हर पेपर में था, मतलब इसने सारे को एनालाइज किया होगा। तो 366 परसीव थ्रेट्स थे ओवरऑल इन ऑल। तो क्योंकि रॉचमैन ने एग्जामिन किए थे पेपर्स, हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स एग्जामिन किए थे, और इन पेपर्स में साइंटिस्ट ने स्टडी किए थे इतने सारे थ्रेट्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि रॉचमैन एनालाइज पेपर्स ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेट्स, मतलब डेंजर्स कॉज्ड बाय ओशन ट्रैश, मरीन डेब्रिस की वजह से। सो आंसर ये हमारा हो जाएगा ट्रू। 30th क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द रिसर्च, ज़्यादातर जो रिसर्च थी एनालाइज्ड बाय रॉचमैन, जो रॉचमैन एनालाइज की थी, एंड हर कलीग्स ने रॉचलाइज की थी, वाज बैडली डिजाइंड, वो बुरी तरह से डिजाइंड थी। यहाँ पे अगर हम देखें, 83% ऑफ केसेस जो थे परसीव्ड डेंजर ऑफ द ओशन ट्रैश वर प्रूवन ट्रू, वो सच थे। अच्छा, तो ये तो सच हो गए, 83% केसेस सच हो गए। द रिमेनिंग केसेस जो थे, तो रिमेनिंग कितने हुए? तो अगर 83% सच थे, तो रिमेनिंग हुए 17%, तो फिर वो गलत होंगे यहाँ कुछ ऐसा। रिमेनिंग केसेस तो 17% हो गए। सो रिमेनिंग केसेस द वर्क ग्रुप फाउंड, उसने वर्क ग्रुप को पता लगा कि द स्टडीज हैड वीकनेसेस इन डिज़ाइन एंड कंटेंट विच अफेक्टेड द वैलिडिटी ऑफ देयर कंक्लूजन। तो उसमें कमियां थी, किस में कमियां थी? डिज़ाइन में कमियां थी, या उनकी वैलिडिटी में कमियां थी। ठीक है, कंक्लूजन तो उसमें सही नहीं आया। तो बट यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द रिसर्च में खराब डिज़ाइंड था, लेकिन 83% तो ठीक था, सिर्फ 17% खराब डिज़ाइंड था या उसमें कमियां थी। तो लेकिन मोस्ट ऑफ तो अगर होता, तो मोस्ट ऑफ तो मतलब 50% से ज़्यादा हो गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ तो ठीक था, तो कम था जो खराब था या बैडली डिजाइंड था, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, एक स्टडी जो एग्जामिन की थी रॉचमैन ने, वॉज एक्सपेक्टिंग टू फाइंड दैट, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? ये पता करना कि म्यूसल्स
वर हार्म्ड बाय ईटिंग प्लास्टिक। जो म्यूसल्स थे, म्यूसल का मतलब जेल शेलफिश होता है, वो उसे नुकसान होता था प्लास्टिक खाने से। तो जो एक स्टडी थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि म्यूसल्स को नुकसान होगा प्लास्टिक खाने से। यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्राइकिंगली मीन्स इंटरेस्टिंगली, रॉचन सेज ओनली वन वेल डिजाइंड स्टडी, सो एक स्टडी थी, फेल्ड टू फाइंड द इफेक्ट इट वाज लुकिंग फॉर। मतलब वो कोई इफेक्ट ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो फेल फेल हो गई उसमें। एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ म्यूकल्स इंजेस्टिंग माइक्रोस्कोपिक बिट्स। तो वो क्या था, वो स्टडी क्या थी? तो कोई इन्वेस्टिगेशन थी म्यूसल की जिसने इंजेस्ट मतलब अंदर निगल लिया था माइक्रोस्कोपिक बिट्स। माइक्रोस्कोपिक छोटे 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 बिट्स होते हैं, टुकड़े। तो वो कुछ ऐसे खा लिया उसने। द प्लास्टिक मूव्ड फ्रॉम द म्यूसल्स स्टमक टू देयर ब्लड स्ट्रीम। तो जो प्लास्टिक थी वो मूव कर गई। कहाँ से मूव कर गई? उसके स्टमक से, मतलब पेट में से निकल के ब्लड में चली गई। ठीक है, साइंटिस्ट फाउंड, ठीक है, साइंटिस्ट को ये पता लगा, तो ब्लड में चली गई। सो प्लास्टिक मूव्ड फ्रॉम द म्यूकस स्टमक टू देयर ब्लड स्ट्रीम एंड स्टेड देयर फॉर वीक्स, और हफ्तों तक वहाँ रही। बट डिडंट सीम टू स्ट्रेस आउट द शेलफिश। जो म्यूसल था उसे शेलफिश बोला गया है। तो वो बट डिडंट सीम टू स्ट्रेस आउट। डिडंट सीम मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि शेलफिश को कुछ कोई हार्म हुआ, कोई नुकसान हुआ। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था उसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तो लेकिन जो ये स्टडी थी, वन जो स्टडी थी, ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसको हार्म होगा, लेकिन ये फेल हो गई अपने उसमें स्टडी में। क्यों? क्योंकि उसको हार्म तो हुआ ही नहीं। लेकिन अगर जो क्वेश्चन देखें तो वन स्टडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट म्यूसल्स वर हार्म्ड बाय ईटिंग प्लास्टिक, तो ये आंसर ट्रू हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे ट्रू कैसे हो जाएगा। कि स्टडी तो यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि म्यूसल को हार्म होगा, लेकिन वो स्टडी फेल हो गई। मतलब कि एक्चुअल में म्यूसल को हार्म नहीं हुआ। लेकिन पूछा ये नहीं गया कि म्यूसल को हार्म होगा या शेलफिश को हार्म होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि जो स्टडी थी ना, जो एग्जामिन की थी रॉशमैन ने, वो एक्सपेक्ट कर रही थी, वॉज एक्सपेक्टिंग टू फाइंड दैट म्यूसल को हार्म हुआ ईटिंग प्लास्टिक से। ठीक है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, तो ये स्टडी तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसको हार्म होगा, बट वो फेल हो गई स्टडी। लेकिन क्वेश्चन इसके बारे में नहीं है कि वो फेल हुई कि नहीं हुई, तो वो एक्सपेक्ट तो कर रही थी स्टडी के हाँ कि उसको हार्म होगा। और वो बात सही है कि स्टडी एक्सपेक्ट कर रही थी कि प्लास्टिक खाने से म्यूसल को हार्म होगा, लेकिन असल में रियलिटी में उसको हार्म नहीं हुआ। बट स्टडी की एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हम इसको आंसर को करेंगे ट्रू, क्योंकि एक्सपेक्ट तो स्टडी ने किया था कि उसको हार्म होगा। नेक्स्ट है सम म्यूसल्स चोज टू ईट प्लास्टिक इन प्रेफरेंस टू देयर नेचुरल डाइट। वो प्लास्टिक खाना पसंद करते थे अपनी नेचुरल डाइट की बजाय। तो यहाँ पे म्यूसल्स की बात तो हुई है, लेकिन उसके बारे में ये नहीं बताया गया कि वो प्लास्टिक खाना पसंद करते थे अपनी नेचुरल डाइट की बजाय। तो मे बी शायद उनको ज़्यादा पसंद आती होगी ऐसा, बट ऐसा कुछ हमें गिवन नहीं है। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। यहाँ पे सिर्फ ये बताया है कि स्टडी ने एक्सपेक्ट किया था कि उनको हार्म होगा, जैसे 32 क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल स्टडी ने एक्सपेक्ट किया था कि उनको हार्म होगा। बट जब ये देखा सो साइंटिस्ट को पता लगा कि ये उसके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया था प्लास्टिक स्टमक से इसमें, और वीक्स तक रहा, बट उसने हार्म नहीं किया। मतलब जो स्टडी की एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 34 से 39 अगर चेक करें तो वो ब्लैंक्स हैं और हमें यूज़ करना है वन वर्ड ओनली। 34th क्वेश्चन है बिट्स ऑफ डेब्रीज। डेब्रीज होता है मलबा, ट्रैश। बिट्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स उसके। सो बिट्स ऑफ डेब्रीज दैट वर डैश हार्मफुल टू एनिमल्स। स्टडीज ऑफ मेरीन डेब्रीज फाउंड दैट बिगेस्ट थ्रेट्स वर बिट्स ऑफ डेब्रीज दैट वर डैश। तो सबसे बड़ा थ्रेट कौन क्या था? स्टडीज जो थी मरीन डेब्रिस की, उसके पता लगा, फाउंड दैट कि बिगेस्ट थ्रेट वर क्या था? एक तो प्लास्टिक था, मेटल या वुड नहीं था, और क्या था? बिट्स ऑफ डेब्रिस थे दैट वर डैश। यहाँ पे अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द डेंजरस ऑल्सो इन्वॉल्व लार्ज पीसीस ऑफ बिट्स डेब्रीज। सो लार्ज मतलब बड़े, पीसीस मतलब हो गए बिट्स ऑफ डेब्रीज। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन से थे? लार्ज पीसेस ऑफ डेब्रीज। इसका मतलब स्टडी ऑफ मेरीन डेब्रीज फाउंड दैट बिगेस्ट थ्रेट वर, सो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस, मोस्ट ऑफ द डेंजरस मतलब बिगेस्ट थ्रेट क्या था? सो वर इन्वॉल्व लार्ज पीसेस ऑफ डेब्रीज। सो बिट्स ऑफ डेब्रीज दैट वर, हमारा आंसर आ जाएगा
large. So next है there was little research into dash example from synthetic fiber. तो इसके बारे में little research हुई है. किसके बारे में? into dash किस में little research हुई है? यहाँ पे अगर पढ़ें, बट अ लॉट ऑफ ओशन डेब्रीज इज माइक्रो प्लास्टिक. बहुत सारी जो ओशन डेब्रीज है ना वो क्या है? माइक्रो प्लास्टिक है. ये होते क्या है? पीसेस जो हैं स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर, बहुत छोटे छोटे होते हैं ये पीसेस. दीज मे बी इंग्रेडिएंट्स यूज इन कॉस्मेटिक, टॉयलेटरीज, फाइबर शेड बाय सिंथेटिक क्लोथिंग. तो ये जो माइक्रो जो पीसीज हैं, एग्जांपल ये टॉयलेटरीज में होते हैं, कॉस्मेटिक्स में होते हैं, ठीक है, और सिंथेटिक क्लोथिंग में होते हैं इन द वॉश, और इरोडेड रेमिनेंट्स ऑफ लार्ज डेब्रीज, ये होते हैं ये माइक्रोप्लास्टिक. 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं. कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टडीज इन्वेस्टिगेटिंग लार्ज स्केल डेब्रीज, जो काफ़ी अगर कंपेयर करें जो इन्वेस्टिगेशन हुई है लार्ज स्केल डेब्रीज पे, रोहमन्स ग्रुप फाउंड लिटिल रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ दीज टाइनी बिट्स. तो रोमन ग्रुप ने कहा कि बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई कि ये जो छोटे बिट्स हैं इनके इफेक्ट पे, मतलब ये छोटे छोटे जो माइक्रोप्लास्टिक हैं इसका क्या इफेक्ट होता है. सो दीज टाइनी बिट्स, जो दीज टाइनी बिट्स, यही 5 मिलीमीटर वाले माइक्रोप्लास्टिक की बात हो रही है. सो यहाँ पे अगर वन वर्ड देना हो तो हम बिट्स नहीं लिखेंगे या टाइनी बिट्स. बिट्स तो सो आंसर आएगा माइक्रोप्लास्टिक, क्योंकि ये दीज टाइनी बिट्स में लिटिल रिसर्च हुई है. सो लिटिल रिसर्च हुई है ऑन द इफेक्ट ऑफ दीज टाइनी बिट्स. टाइनी बिट्स ये है क्या? आंसर इज माइक्रोप्लास्टिक. अगर ये आपको समझ आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे लिखाएंगे माइक्रो plastic. Next are drawbacks of studies examined. Most of them focused on individual animals, not entire dash. ज़्यादातर ने किस पे फोकस किया? इंडिविजुअल एनिमल्स पे, नॉट एंटायर डैश. सो अगर यहाँ पे देखें, मैनी स्टडीज हैव लुक्ड ऑन हाउ प्लास्टिक इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल एनिमल्स. तो उन्होंने इंडिविजुअल एनिमल्स पे देखा, दैट एनिमल्स टिश्यूज और सेल्स, रेदर देन होल पॉपुलेशन. उन्होंने सारी पॉपुलेशन पर नहीं देखा. सो नॉट एंटायर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा वन वर्ड, पॉपुलेशन. नेक्स्ट है द डैश ऑफ प्लास्टिक यूज्ड इन द लैब्स डिड नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट दोज इन द ओशन. जो प्लास्टिक थी ना, डैश ऑफ प्लास्टिक जो यूज करते थे लैब्स में, ठीक है, वॉज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट दोज इन द ओशन. वो ओशन वाली को हमेशा रिफ्लेक्ट नहीं करते थे. मतलब मे बी ओशन वाली प्लास्टिक कोई और थी और जो लैब में प्लास्टिक जो यूज करते थे वो और थी. And in the lab, scientists often use higher concentrations of plastic. तो वो higher concentration of plastics को use करते थे than what is really in the ocean. तो जो ocean में plastic होती थी उसको use नहीं करते थे. So scientists अक्सर क्या use करते थे? Higher concentration of plastic than what is really in the ocean. उसकी बजाय तो the concentration of plastic used in the lab did not always reflect those in the ocean. So यहाँ पे आंसर आ जाएगा concentration. Next है the impact of a reduction in number on the dash of that species. So impact हुआ of the reduction in number. So जो number था उसमें reduct होने का जो impact हुआ on the dash of that species, उस species के dash पर impact हुआ. तो यहाँ पे देखें, none of that tell us how many birds or fish or sea turtles could die from plastic pollution. हम में से कोई नहीं बता सकता कितने sea turtles, bird और fish मरेंगे plastic pollution से. और हाउ डेथ्स इन वन स्पीशीज, और कैसे जो डेथ है वन स्पीशीज में कुड इफेक्ट, वो इफेक्ट कर सकती है द एनिमल्स प्रीडेटर, जो एनिमल के प्रीडेटर हैं, और द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, और बाकी इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट कर सकती है. सो द इम्पैक्ट ऑफ रिडक्शन इन नंबर ऑफ वन स्पीशीज ऑन द डैश ऑफ दैट स्पीशीज. सो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा प्रीडेटर. सो इसका एक्चुअल में मीनिंग ये होता है कि हम नहीं बता सकते थे कितने बर्ड्स, कितने फिश और कितने सी टर्टल्स प्लास्टिक पोल्यूशन से मरेंगे, नहीं बता सकते. और ये भी नहीं बता सकते कि अच्छा इन सारे फिश को, टर्टल्स को कोई ना कोई खाता भी होगा, प्रेडेटर शिकारी होता है, क्योंकि उन ये सब मर गए तो इनको प्रेडेटर्स को, शिकारियों को भी कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, वो भी मरेंगे. तो हम ये तो नहीं बता सकते कि इनमें से कौन बचा, ठीक है, ये तो मरेंगे ही, ठीक है, कितने मरेंगे पता नहीं. और इनकी जो डेथ है ना इन स्पीशीज़ की, ये कैसे उनके प्रेडेटर्स को भी इफेक्ट करेगी ये भी नहीं हम बता सकते, ठीक है. तो जो इम्पैक्ट होगा इनके किसी एक के नंबर पे रिडक्शन का, तो उनके प्रेडेटर्स पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा ये हम नहीं बता सकते ऐसा. नेक्स्ट है रॉचमैन सेज, रॉचमैन कहते हैं मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड
और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए ऑन द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डैश, एग्जाम्पल ऑयल इन्वॉल्व हो जिसमें, तो और इंफॉर्मेशन चाहिए जो पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर डैश का। इसमें लिखा है, रोमन रॉचमैन बोलते हैं, वी नीड टू बी आस्किंग मोर इकोलॉजिकल रेलेवेंट क्वेश्चंस, हमें और क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। रॉचमैन सेज यूजली साइंटिस्ट डोंट नो, साइंटिस्ट को जनरली नहीं पता एग्जैक्टली हाउ डिजास्टर्स such as tanker accidentally spilling its whole cargo of oil and polluting huge area of the ocean will affect the environment। हमें एक्चुअल में साइंटिस्ट को अक्सर नहीं पता होता कि ये जो डिजास्टर्स है ना, ठीक है, विल इफेक्ट द एनवायरनमेंट। हाउ डिजास्टर्स विल इफेक्ट द एनवायरनमेंट, जो डिजास्टर्स हैं कैसे इफेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को। कौन से डिजास्टर्स, जैसे कि ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, स्पिलिंग क्या होता है, जैसे कोई पानी स्पिल हो गया, मतलब पानी, हम कहते हैं पानी डूल नीचे गिर गया, सो स्पिलिंग हो गया, पानी का गिरना। सो मोर रॉशमैन सेज मोर इंफॉर्मेशन इज नीडेड ऑन द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डिजास्टर्स। सो आंसर आ जाएगा डिजास्टर्स। 40th क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज। जो बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है, जनरली ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लास्ट पैसेज में देखेंगे, क्योंकि इस पैसेज का टाइटल तो दिया नहीं था। सो आई थिंक क्लीनिंग अप सम ऑफ दीज मिसकंसेप्शंस इज रियली इंपॉर्टेंट। मिसकंसेप्शंस क्या होता है कि ये जो मिसकंसेप्शंस है, हमें कुछ पता है कुछ नहीं पता है, इसको साफ करना, या जो भी हमें नहीं पता, जो भी हमें भरम भुलेखे हैं, उसको ख़त्म करने का बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। A lot of the image about stranding and enlargement, entanglement of all of that cause the perception। stranding होता है large quantity में fish का मरना, और entanglement होता है उनका फंसना। तो बहुत सारी जो images हैं कि वो बहुत ज़्यादा मछलियाँ मर रही हैं ह्यूज क्वांटिटी में और फंस रही हैं, एंड ऑल ऑफ दैट कॉज द परसेप्शन। इससे क्या परसेप्शन बनती है, दैट प्लास्टिक डेब्रिज इज किलिंग एवरीथिंग इन द ओशन, के जो प्लास्टिक डेब्रिज है ना, तो वो सब कुछ ओशन में बर्बाद कर रही है, ख़त्म कर रही है। इंटैरोगेटिंग का मतलब हुआ असेसिंग द एग्जिस्टिंग साइंटिफिक लिटरेचर, जो भी हमारे पास जो डाटा है, ठीक है, कैन हेल्प इकोलॉजिस्ट फिगर आउट, ये जो हमारे पास साइंटिफिक डाटा है ना, साइंटिफिक मतलब जो साइंटिस्ट ने इकट्ठा किया होगा, ये हेल्प करेगा इकोलॉजिस्ट फाइंड आउट विच प्रॉब्लम रियली नीड्स एड्रेसिंग एंड विच वन दे वुड बी बेटर ऑफ। तो इससे पता लगेगा, अगर हम उसके लिटरेचर को ध्यान से देखें, पढ़ें, इंटैरोगेट करें, एनालाइज करें, तो फिर हमें पता लगेगा कि कौन सी प्रॉब्लम को हमें ठीक करना है, एड्रेस करना है, और किसको हमें छोड़ देना है। सो यहाँ पे आ जाएगा असेसिंग द थ्रेट ऑफ मरीन डेब्रिज। तो अगर आप ये देखें, ऐसा नहीं है हु इज़ टू ब्लेम, ये गलत हो जाएगा। न्यू सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मरीन डेब्रिज द नीड फॉर इंटरनेशनल एक्शन, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो असेसिंग द थ्रेट ऑफ मरीन डेब्रिज, अगर आप ये पूरा पैसेज वैसे ही सिंपली पढ़ लें कि क्या हमें देखना है, क्या हमें छोड़ना है, ये हमें जो इंटरोगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद प्लास्टिक डेब्रिज सब कुछ ही ओशन में ख़त्म कर रहा है। ये मिसकंसेप्शंस ख़त्म करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, हमें पढ़ना पड़ेगा ना, उसके बारे में सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा। सो इसलिए जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, ए। आई होप आपको ये सारी रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको इस रीडिंग में कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम जो रीडिंग की आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं आंसर्स की, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम जो आगे रीडिंग की आंसर्स की जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बेटर सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।